बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ झांसी की रानी, जिसको कि मैंने 2 वीडियो में इससे पहले के कुछ अंश को पढ़ा दिया है। और आज मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यहाँ तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। 12वें अनुच्छेद पर हूँ। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। तो मैं उसको यहाँ थोड़ा लिख देती हूँ, जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी हो। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में मैं यहीं से पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। ये 12वां वाला अनुच्छेद पढ़ रहा है, तो आप इसको अपनी बुक में देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो। तो मैं शुरू करती हूँ, आप भी अपनी पुस्तक के साथ तैयार हो जाइए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब यहाँ पर बहुत सारे वीरवर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं। नाना धुंधु पंत तातिया, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, तमाम ऐसे सैनिकों के नाम हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्वतंत्रता के नाम पर बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया। जितने दिन भी वो जीवित रहे, धरती माँ के लिए कार्य करते रहे। इसी स्वतंत्रता में उन्होंने अपनी देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। स्वतंत्रता के इस महान यज्ञ में तमाम सैनिकों के नाम हम स्वर्णाक्षरों में लिख सकते हैं। हम उनके नाम अपने उंगलियों पर याद रख सकते हैं कि इन्हीं के बल पर हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज जो हम स्वतंत्रता में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे का जो कारण है, ऐसे ही वीरवर सैनिक थे जिन्होंने अपने प्राणों को बलि दे करके, प्राणों को न्यौछावर करके हमें आज़ादी दिलवाई। तो यही यहाँ पर कहा गया है। इस संग्राम में अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया। नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह और न जाने कितने ऐसे सैनिक थे जिनके की नाम हम याद नहीं रख सकते। वे भी इस संग्राम में अपने प्राणों की बलि दे दिए। न जाने ऐसे तमाम सैनिक हैं जिनको आज हम, कुछ लोगों के नाम तो हम याद रखते हैं, बाकी सब इस गुमनामी में खो गए हैं। अपने प्राणों का इन्होंने उत्सर्ग कर दिया। ये वे वीर योद्धा भारतीय इतिहास में सदा चमकते रहेंगे। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, यानी भारत के इतिहास में इनके नाम सदैव सदैव के लिए अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। लेकिन वे वीर योद्धा भारतीय इतिहास में सदा चमकते रहेंगे, परंतु अंग्रेज उनकी कुर्बानी को जुर्म कहते थे। जब हमारे भारतीय सैनिक भारत देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे रहे थे, तो अंग्रेज सैनिकों और अंग्रेजी शासन के लिए वो बहुत बड़ा जुर्म होता था। वे उन्हें सजाएं देते थे, उन्हें जेल में डाल देते थे, उन्हें उनके हाथ और पैरों में कीलें ठोक दी जाती थी, तमाम तरह से रस्सों से बांधकर घसीटा जाता था। यानी उनकी नज़र में ये कार्य
भारतीयों द्वारा ये कार्य, देश के लिए किए जाने वाला ये कार्य जो था, एक तरह से जुर्म था, अपराध, और उस अपराध की सजा उन्हें मिलती थी, लेकिन वे चूं तक नहीं करते थे और अपनी सजा भोगते हुए भी अंतिम सांस तक अपने देश के लिए वे अपने आप को कुर्बान करते रहते थे। वे उनको देशद्रोही कहते थे। देशद्रोही इसलिए कहते थे कि अंग्रेजों को ये लगता था कि ये देश उनका है, हम अब आ गए हैं तो सदैव सदैव यहीं रहेंगे। लेकिन भारतीयों को ये लगता था कि कब मौका मिले हम इनको मार भगाएं, और अंततः हमारे ऐसे ही तमाम वीरवर और सैनिकों के बल पर हमने उन्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया और हमें अपनी स्वतंत्रता मिले, अपना शासन मिला, अपना संविधान मिला। तो बुंदेलखंड के ये तमाम लोग इस तरह की गाथा को अच्छी तरह से याद कर लिए हैं और उनकी जुबान की एक एक कड़ी में ये गाथा जो रहती है गाते रहते हैं और झांसी की रानी की जय जयकार करते हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे कह कर के उनके अंदर की वीरता और बढ़ जाती है। तो इस तरह से वर्णन किया गया है। फिर इसके आगे के अंश पे चलती हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर इन्होंने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये बताया कि वीरता के सेनानी किस तरह भारत को स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की बलि देते हैं। लेकिन कवित्री ने कहा कि अब इनकी गाथा छोड़ो, अब हम चलते हैं झांसी के मैदानों में, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की मृत्यु के बाद जब अंग्रेज उस शासन को अपने कब्जे में कर लेते हैं तो उसके लिए वो कैसे लड़ी हैं, मर्दाने वेश में कैसे अपनी सेना तैयार की गई। अब आगे के वर्णन में इसकी चर्चा की जा रही है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। तो अब कवित्री ने इस गाथा को, वीरता की इस गाथा को आगे बढ़ाया और ये बताया कि अब हम झांसी के मैदान में आपको ले चलते हैं और झांसी के मैदान में होने वाले उस युद्ध का वर्णन, जहां लक्ष्मीबाई मर्दाने वेश में युद्ध के लिए पूरी तरीके से उतर चुकी थी, उसका वर्णन आप सुनाएंगे। तो कवित्री ने कहा कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब इनकी गाथा को यही थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और श्रोताओं को यानी सुनने वालों को मैं अब झांसी के मैदान की कथा सुनाती हूँ, जहाँ लक्ष्मीबाई मर्दाना वेश धारण करके युद्ध के लिए उतर पड़ी थी और उन्हें कोई पिछाड़ नहीं सकता था। उनके अंदर वो जज्बा था, वो उत्साह था, वीरता के साथ लड़ने की ताकत थी। लक्ष्मीबाई पुरुष वेश में वीर पुरुष से अधिक वीरता के साथ अंग्रेजों से लड़ती हैं और तभी लेफ्टिनेंट वॉकर जो थे वहाँ आ पहुँचे। तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट वॉकर पहुँचा। वह अपने जवानों के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। रानी ने फिर से अंग्रेजों को हरा दिया, बड़ी वीरता से लड़ी, हरा दिया और विजयी होकर जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी, विजयी होकर वो आगे बढ़ी और ग्वालियर पर भी अपना अधिकार कर लिया। वहाँ के राजा सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे, वे अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। तो उसी पंक्ति को यहाँ कहा है कि लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। वो आगे बढ़ता है और रानी के से युद्ध होता है।
रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। रानी ने तलवार खींची यानी युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हो गई और लगातार युद्ध करते हुए, आमने सामने का युद्ध करते हुए अंग्रेजों को परास्त कर दिया। जख्मी होकर वॉकर भागा और जब वॉकर, लेफ्टिनेंट वॉकर जख्मी हो गया तो वहां से भाग खड़ा होता है। उसे अजब हैरानी थी, उसे इतनी हैरानी हुई कि एक स्त्री, कम उम्र की एक स्त्री पुरुषों से भी तेज युद्ध कैसे कर सकती है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, यानी बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से ये कहानी सदैव सुनी जाती है और सुनी जाती रहेगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी वेश में लड़ने वाली वो कौन थी? वो वीरांगना थी जिसको हम झांसी की रानी कहते हैं। तो ये दोनों आपको मैंने समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। रानी बढ़ी कालपी आई, आगे के अंश पे आ जाइए और मिलाई के पढ़िए उसको। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल से धार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब देखिए, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई। अब युद्ध करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते रानी लक्ष्मीबाई कालपी तक पहुंच गई। युद्ध निरंतर चल रहा है क्योंकि अंग्रेजों को तो ये लगने लगा था कि अब झांसी को बचाने वाला कोई नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई जो रहती हैं वो युद्ध के लिए निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा उनके मन में आ गई थी कि कभी भी कोई झांसी को राजा विहीन न समझे कि वहां के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई है तो वो अनाथ हो गई है। तो लक्ष्मीबाई ने इस चीज को लोगों के मन से बिल्कुल निकाल दिया और एक अपना खौफ बना लिया, डर बना लिया कि लोग लक्ष्मीबाई के नाम से भी डरने लगे थे। तो वो बढ़ती हुई कालपी तक पहुंच गई। कर 100 मील निरंतर पार। 100 मील चलकर, लंबी दूरी तय करके वो कालपी तक पहुंच गई। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, और लगातार युद्ध में करते करते जो उनका घोड़ा रहता है वो थक जाता है और उसके बाद वो 100 मील चलकर कालपी पहुंचती हैं। उसकी भी क्षमता जवाब दे देती है। घोड़ा भी थक कर जो रहता है चूर हो जाता है और गिर जाता है। उस भले घोड़ा बाकी जानवरों से हिम्मती होता है, समझदार होता है, लेकिन एक सीमा तक ही तो चल सकता है। लगातार युद्ध करने के बाद 100 मील चलकर रानी लक्ष्मीबाई जब कालपी पहुंचती है तो घोड़ा भी थक जाता है और थक कर गिर जाता है। गया स्वर्ग तत्काल सिद्धार्थ, और मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा जो रहता है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब तो रानी को और लगने लगा कि ये उनके लिए और कठिन समय आ गया, क्योंकि सधे हुए अंदाज में वो अपने घोड़े के साथ निकलती थी। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और यमुना के किनारे लक्ष्मीबाई से अंग्रेज मार खा गए, हार गए और हार करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो एक स्त्री से हार गए। स्त्री से हार गए तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है, मुंह की खा जाते हैं, हार मान जाते हैं। फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब रानी वहां से जीतकर, अंग्रेजों को परास्त कर आगे बढ़ गई और आगे बढ़ते बढ़ते
ग्वालियर पर भी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया कि किसी तरीके से अपने राज्य का विस्तार करेंगे, तभी जाकर के अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। तो उन्होंने ग्वालियर को भी अपने कब्जे में ले लिया, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अब सिंधिया अंग्रेजों का मित्र बन गया था और उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर राजधानी छोड़ दी। वो अंग्रेजों के साथ मिला था तो उसने राजधानी भी छोड़ दी और अंग्रेजों को लगता था राजधानी उसे छोड़नी पड़ी अंग्रेजों के मित्र को। और इस प्रकार रानी विजयी हो जाती हैं, अंग्रेजों को परास्त कर देती हैं और आगे बढ़ती हुई, निरंतर आगे बढ़ती हुई अपने कार्य को करती रहती हैं। बुंदेलखंड के समस्त क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है, वहाँ के लोगों की जुबान पर ये निरंतर गाया जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसीलिए यहाँ के प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में उसी पंक्ति को दोहराया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इतने अंश को आप अच्छी तरह समझ लिए होंगे। मैं इसके आगे बढ़ती हूँ। आगे के अंश में है, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब की जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। तो वर्णन चल रहा है कि विजय मिली पर अंग्रेजों की। अब रानी ने अंग्रेजों को परास्त करके ग्वालियर पर अपना अधिकार करके वे आगे बढ़ जाती हैं। अब उन्हें लगता है कि अंग्रेज डर जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों को जब ये लगने लगा कि एक स्त्री अगर युद्ध में परास्त करके ग्वालियर तक को अपने कब्जे में ले सकती है, फिर उस बात को आसान नहीं समझना चाहिए। उन्होंने फिर सेना घेरी और फिर युद्ध की तैयारी की। और अब रानी जो रहती हैं, जैसे ही आगे बढ़ती हैं, अंग्रेजों की सेना जो रहती है उन्हें फिर घेर लेती है। और अब की जब घेरा डाला गया तो सबके आगे जो था, इस बार सामने आ रही जो टुकड़ी थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जनरल स्मिथ। सबके अब की जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुख की खाई थी। अब की जो फौज रानी लक्ष्मीबाई से सामना करने आ रही थी उसका नेतृत्व, उसकी बागडोर जनरल स्मिथ अपने साथ लेकर, हाथ में लेकर आगे बढ़ते हुए युद्ध के लिए बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि वो एक बार रानी से पराजित हो चुके थे। आज रानी की दो सहेलियां कान्हा और मंदरा भी उनके साथ युद्ध करने उतरी थी लड़ाई के मैदान में, और दोनों ने मिलकर रानी का बहुत सहयोग किया, खूब मारकाट की। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, रानी के साथ युद्ध करने के लिए वो पहुंच गई थी मैदान में और खूब मारकाट मचाई थी। तो उसी का वर्णन, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, यानी युद्ध के क्षेत्र में उन्होंने काफी युद्ध किया, रानी को सहयोग दिया और लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के सामने। तो उनकी सेना में स्त्रियों की ही सेना थी, सबको वो जोड़े रहती थी, भारी मार मचाई थी। पर पीछे ही रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। अभी वो कान्हा और मंदरा मिलकर लड़ाई के मैदान में खूब मारकाट मचा रही थी, तभी दूसरी तरफ से ह्यूरोज के बीच रानी लक्ष्मीबाई घिर जाती हैं। रानी अंग्रेजी सेना के साथ पूरी तरह से घिर गई, भयंकर युद्ध होने लगा। हाय घिरी अब रानी थी,
यानी अंग्रेजों ने उन्हें पूरी तरीके से घेर लिया था चारों ओर से। तो अब चाह के भी रानी कुछ नहीं कर सकती थी। इसी बात को बुंदेलखंड के लोग कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी की गाथा का वर्णन करते हुए कहते हैं। तो अब ग्वालियर तक को कब्जे में कर लिया। अंग्रेजों की सेना ने पुनः युद्ध के लिए ललकारा और दूसरी बात जनरल स्मिथ उसका नेतृत्व करते हुए आए। उसमें भी उन्होंने काफ़ी युद्ध अच्छी तरह किया, उनकी सखियों ने भी किया, लेकिन पीछे से हीरोज ने आकर के रानी को घेर लिया। अब रानी अंग्रेजों के चंगुल में घिर गई थी। अब मैं उसके आगे के अंश को आपको पढ़ाती हूँ। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। अब रानी ने हिम्मत नहीं हारी, स्त्री होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने सोचा कि मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना ही है। और इस स्थिति में उन्होंने आगे के अंश को मैं पढ़ के, तो भी रानी मार काट यानी मार काट करते हुए, भयानक युद्ध करते हुए, भयंकर युद्ध के बीच सेना के वो चलती बनी सेना के पार निकल गई। किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। अब रानी ने तो हिम्मत कर दी और मार काट मचा के बीच सेना से वो अपना रास्ता निकालते हुए चली गई। लेकिन रानी का पुराना घोड़ा जो था वो युद्ध में मर चुका था। जब मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया उस समय मैंने बताया कि घोड़ा गिरता है और स्वर्गों से धार जाता है। अब ऐसे में युद्ध में रानी ने नए घोड़े को अपने साथ लेकर गई थी और जैसे ही नया घोड़ा लेके गई थी, हीरोज ने पीछे से आक्रमण किया, चारों ओर से वो घिर जाती हैं। तो उन्होंने सोचा कि मार काट करते हुए बीच से निकल जाएंगे और निकल तो जाती हैं मगर सामने नाला पड़ जाता है। अब देखिए स्थिति गंभीर हो गई। किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार, और सामने ही बड़ा नाला आ गया। अब उन्हें उस पार निकलना था, तब शायद वो अपनी जान बचा पाती। अब घोड़ा तो नया था, अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नाला पार कर जाए। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। घोड़ा वहीं जाके ठिठक कर खड़ा हो जाता है। वो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि नाले को पार कर जाए और वहीं अटक कर ठिठक कर खड़ा हो जाता। अगर उनका वो पुराना घोड़ा रहा होता तो संभवतः वो रानी की मृत्यु ना आती और वो पार कर ले जाता, रानी को बचा कर निकाल लेता। लेकिन नया घोड़ा लेकर वो आई थी, इसलिए वो नाले के पास पहुंचते ही ठिठक कर खड़ा हो जाता है, पार नहीं करता है। और तभी सेना पीछे से उन्हें आकर, इतने में आ गए सवार। इतने में जो सवार थे, सैनिक थे अंग्रेजों के, वो आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अब रानी एक, शत्रु बहुतेरे, एक अकेली रानी और चारों ओर से शत्रुओं की सैनिकों से, सेना से घिरी हुई। शत्रु बहुतेरे, बहुत सारे शत्रु उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। होने लगे वार पर वार, और एक के बाद एक वार होने लगे, तमाम तरह से वार होने लगा। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीरगति पानी थी। अब रानी लक्ष्मीबाई को सिंघनी कहा है। सिंह के समान ताकतवर, हिम्मत वाली स्त्री होकर भी जो तमाम अंग्रेजों का सामना करती हुई युद्ध करती है, इसीलिए कवित्री ने उन्हें सिंघनी कहा है। वो तो उनका घोड़ा नया था जो कि रानी को उस पार नहीं निकाल पाया, और घोड़ा नया था, अड़ गया, नाले को पार नहीं कर पाता, और वो मौका मिल जाता है अंग्रेजों को रानी को घेरने का। तो दौड़कर वो अंग्रेज सारे उनके पीछे दौड़ते हैं और उन्हें घेर लेते हैं चारों ओर से। अब चारों ओर से शत्रुओं की सेना घिरी हो तो अकेली रानी कितनी देर युद्ध करेगी। तो रानी एक, शत्रु बहुतेरे, एक रानी और चारों ओर से शत्रुओं से घिरी हुई, मार काट करेंगे। लेकिन एक अकेली स्त्री चारों ओर से दुश्मनों से घिरी है तो कितनी देर मार काट करेगी। रानी एक, शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार, और लगातार अंग्रेज वार पे वार करने लगते हैं। रानी ने जितनी देर उनकी सांसें चली, उस वार का जवाब
उन्होंने दिया, लेकिन एक अकेली स्त्री को चारों ओर से शत्रुओं ने अगर घेरा हो तो वो अकेली स्त्री कितनी देर तक युद्ध को संभाल पाएगी। अंततः उसे बलिदान अपने प्राणों का देना ही होगा। वही स्थिति यहाँ भी बन पड़ती है रानी लक्ष्मीबाई के साथ। होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंघनी, और अंततः वह सिंघनी जो सिंघनी के समान दुश्मनों के बीच घुसकर दुश्मनों से युद्ध करती हुई बाहर निकलती है और अंग्रेज उसे घेर लेते हैं, उसने भी अंततः वो घायल हो जाती हैं और गिर पड़ती हैं। घायल होकर गिरी सिंघनी गिर पड़ती हैं घायल होकर के, उसे वीरगति पानी थी और अंततः ये सुनिश्चित था कि उसे वीरगति प्राप्त होनी थी। वीरगति का मतलब होता है युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो जाना, देश के नाम प्राणों को बलि दे देना, प्राणों को न्यौछावर देना और इतिहास में सदैव के लिए अमर हो जाना, जिसका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। तो वही हुआ कि उन्हें वीरगति को प्राप्त करना ही था, क्योंकि ऐसी वीरांगना के लिए वीरगति सौभाग्य की बात होती है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड के लोगों के मुख से ये कहानी बार बार सुनी गई है। अब रानी घायल होकर अंग्रेजों से घिर गई, मार दी गई, वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी गई, अब आगे के अंश को मैं पढ़ती हूँ। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र केवल 23, मनुष्य नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। यानी मृत्यु के बाद जैसे मनुष्य को चिता पर लिटा दिया जाता है, तो वही उनकी दिव्य मतलब अलौकिक सवारी हो गई। रानी अंग्रेजों से युद्ध करती हुई वीरगति को प्राप्त कर लेती हैं, और वीरगति को प्राप्त करने के बाद अब उनकी चिता ही उनकी जो रहती है एक अलौकिक सवारी होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो स्वर्ग से धार गई यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई, और चिता पर अलौकिक दिव्य सवारी से वो स्वर्ग तक अपना स्थान बना ली, पहुंच गई। तो उन्होंने कहा कि अब तो वो चिता ही उनकी जो है दिव्य सवारी है जिस पर उन्हें रहना है। मिला तेज से तेज, अब चिता में एक अग्नि जलती है जिसमें शव को जलाया जाता है, लेकिन एक स्त्री में जो तेज था जब वो चिता पे रखी गई तो ऐसा लगा, कवित्री ने कहा कि तेज जाके स्वयं तेज में मिल गया। यानी उनके शरीर के अंदर का जो तेज था, जो यश था, अग्नि की ज्वाला के साथ जाकर समर्पित हो गया। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। सच में वह वीरांगना इसी यश की वास्तविक अधिकारी थी। इतिहास में जिसे स्वर्णाक्षरों में लिखकर याद किया जाए, ये सच में रानी लक्ष्मीबाई उसी तेज की अधिकारी थी, उनका अधिकार था, क्योंकि बचपन से उनके अंदर जो जोश था वो उन्हें वास्तव में इतनी कम उम्र में ही प्राप्त हुआ। और जहाँ कहीं भी उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने वीरगति प्राप्त की, और 23 वर्ष की उम्र कितनी कम होती है। और ऐसी अवस्था में उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की, ग्वालियर पर अधिकार किया, घोड़े का संचालन किया, अंग्रेजों के बीच घिर गई, वीरगति को प्राप्त हो गई और सदैव के लिए इतिहास में अमर हो गई। अभी उम्र केवल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। 23 साल की उम्र में ही वो मनुष्य नहीं थी, साक्षात दुर्गा थी, वीरांगना थी, दुर्गा की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। तो उन्हीं का अवतार थी वो। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। तो जैसे लगा कि भारत के लोगों को नया जीवन देने के लिए एक स्वतंत्रता नारी बनकर नया जीवन देने के लिए ही जिसने अपना जीवन जो है
धरती माता पर न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता नारी बनकर आई थी जिसने अपने शरीर की रक्त की एक एक बूंद को धरती माता को सादर समर्पित कर दिया। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। इतनी कम उम्र में भी उसने जो रास्ता हमें सिखाया, जो रास्ता दिखाया कि जीवन चाहे जितना छोटा हो उसे अमर किया जा सकता है। यदि आप कम उम्र में भी अपने प्राणों को देश के नाम न्यौछावर करने की क्षमता रखते हैं तभी आप अमर होंगे, तभी आप अपने जीवन में कुछ पा सकते हैं। तो दिखा गई पथ सिखा गई, दिखा गई पथ सिखा गई यानी कि जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी, भारत के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को एक नया रास्ता दिखा दी कि यश किसी भी उम्र में किसी को मिल सकता है, अर्थात कम उम्र में भी लोग यश के भागी हो सकते हैं। 23 वर्ष की अवस्था में वीरांगना लक्ष्मीबाई इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को जो सीख सिखाना था वो उन्होंने अपनी कम उम्र में अंग्रेजों से युद्ध करके, अंग्रेजों का सामना करके यहाँ के सैनिकों को एक नया बल, एक नई ताकत सिखा दी, नया जोश दिला दी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी बुंदेलखंड के लोगों के मुख से ये कहानी निरंतर सुनी जाती है। यहाँ के लोगों के मुख से हमेशा रानी लक्ष्मीबाई की गाथा गाई जाती है। अब इसका आखिरी अनुच्छेद है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मधमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है। अब अंत में कवित्री कहती हैं कि हे रानी, जाओ रानी याद रखेंगे। कहती हे रानी, तुम तो स्वर्ग से धार गई, अपना बलिदान दे करके स्वर्ग को सिधार गई, स्वर्ग में अपना स्थान बना ली। लेकिन हम सब भारतवासी, हम सब हिंदुस्तान के रहने वाले लोग आपके सदैव कृतज्ञ रहेंगे, आपके इस किए हुए उपकार को सदैव याद रखेंगे और तुम्हारा यह बलिदान तुम्हारे जाने के बाद भी इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तेरा यह बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। तुम्हारा यह बलिदान कभी न नष्ट होने वाली आज़ादी के प्रति सचेष्ट रहेगा, सचेष्ट रहेगा यानी बिल्कुल जगाता रहेगा, सचेत करता रहेगा हमको कि तुमने जो इतिहास में अपना नाम बनाया, अपना स्थान बनाया है, जिस तरह युद्ध करके तुमने युद्ध अंग्रेजों के सामने एक उदाहरण पेश किया है, वो सदैव यहाँ के रहने वाले लोगों को याद रहेगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। उन्होंने कहा इतिहास चाहे कुछ भी न कहे, सच्चाई का चाहे गला घोट दिया जाए, यानी इतिहास के पन्नों को चाहे फाड़ दिया जाए या मिटा दिया जाए, स्वर्णाक्षरों में लिखे नाम को मिटा दिया जाए, और चाहे सच्चाई को फांसी लगे यानी सच्चाई का गला घोट दिया जाए, तो भी ये सच्चाई जो है वो छिपने वाली नहीं है। तो भी ये सच्चाई चाहे गला घोट दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों द्वारा चाहे जीत प्राप्त कर ली जाए या झांसी को गोलों से नष्ट कर दिया जाए, चाहे अंग्रेजों को यहाँ से मारकर भगा दिया जाए या झांसी को भी नष्ट कर दिया जाए, तो भी भारतवासी तुम्हारा यह बलिदान कभी भी नहीं भूल सकते। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। लेकिन तब भी तुम्हारे द्वारा दिया गया यह बलिदान इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। भारत के रहने वाले लोग इसे कभी नहीं भूल सकते। आप अपना स्मारक खुद होंगी, तेरा स्मारक तू होगी, आप अपना स्मारक खुद होंगी, तू खुद अमिट निशानी थी, यानी कभी न मिटने वाली
निशानी बनकर इतिहास में तुम सदैव सदैव के लिए अमर हो गई। तो कवित्री ने अंत में आकर ये कहा कि बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से सुनी जाने वाली ये कहानी इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई है। मैंने अपने बचपन में पढ़ा, आप अपने बचपन में पढ़ रहे हो, आने वाले समय में भी ये चीज़ें याद की जाएंगी। तो इस तरह से देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई की जो गाथा है वो सदैव सदैव अमर रहेगी। तो मैंने आपको रानी लक्ष्मीबाई पाठ के पूरा भावार्थ समझाया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।